जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ 5 लेक्चर नंबर 1। पेपर आपके किस महीने में है? किस तारीख को? FAR 2 का कौन सा पेपर होता है? थोड़े दिन रह गए हैं, अभी से बना हुआ है। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हजरात पता नहीं अब लास्ट टाइम कितने लेक्चर थे, कोई 115 के करीब थे, कितने थे? तो 110 से 20 के दरमियान लेक्चर होंगे, तो कोई जल्दी नहीं डालनी आप लोगों ने, और साथ साथ बस चलते रहने। रोज़ाना का रोज़ाना करेंगे तो होगा। लेक्चर ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का हुआ करेगा, तो साथ साथ बस चलना है डेली की बेस पे। अच्छा, ये कितने लोग नियत करके आए हैं कि इस दफ़ा पहले दिन से पढ़ेंगे? हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, पहले दिन से पढ़ेंगे, ये नियत करके आए हैं। सीधे वाला हाथ खड़ा करें, सीधे वाला। ठीक है, FAR 1 की तरह हाथ खड़ा करें, FAR 1 की तरह, जिस तरह FAR 1 में किया था, पहले दिन से पढ़े थे उसी तरह। साथ वाले का चेहरा देख के जज करें इसकी इंटेंशन फर्म है या फर्म इंटेंशन नहीं है। अच्छा, वैसे कौन कोशिश करेगा इस दफ़ा? ज़रा ट्राई कर लें, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्राई करें, पूरा सेशन रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ेंगे। इसने हाथ नहीं खड़ा किया, इसको पता है अपना, इसने हाथ नहीं खड़ा किया, इसने भी हाथ नहीं खड़ा किया। उन्होंने हाइब्रिड में ज़रा हाथ खड़े करें। जी, तो सबने हाथ खड़े कर दिए माशाल्लाह। अच्छा, पक्की बात है, देख लो, सोच लो, रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ोगे, लुट मचा दोगे। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात IS 38 के नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे बुक के एक चैप्टर पड़ा हुआ है, और साथ एक लेक्चर नोट्स 1 होगा, उस पर लिखा होगा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा उनमें से। तो ये दोनों चीज़ें नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक इंशाल्लाह उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर जो है वो आ जाएगी। रोज़ाना आप लोग जो है वो 400-400 बचाना शुरू कर दें अपने ख़र्चे में से, तो हो सकता है 2-3 दिन में बुक के पैसे पूरे हो जाएं। इतनी की होती है। आज फर्स्ट डे है, साथ वाले के लिए कुछ लेके आए हैं? टॉफ़ी, कैंडी, जूस? अच्छा भाई, नोट्स दे दें आप। सबसे पहले हमारे जो ग्रिड में होगा वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें एक अकाउंट्स बनाने होंगे या कंसोलिडेशन होगी या और चीज़ें होंगी। फिर नॉन करंट एसेट्स, जैसे आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, तो इधर भी कुछ नॉन करंट एसेट्स हैं। किसी के पास नोट्स ना हो तो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा जी, किसी को भाई के लिए चाहिए हो, छोटे भाई के लिए, हाथ खड़ा कर दें। इसके बाद एथिक्स पढ़ेंगे। एथिक्स तो आते हैं शायद आपको, साथ वाले को भी आते हैं, देख लें। और कुछ और एरियाज़ हैं, तो ये टीचिंग और तो इसको छोड़ दें, ये तो ICAP के मुताबिक है, हमारे तो इससे इंशाल्लाह डबल ही होंगे टीचिंग हॉर्स। तो ये वेटेज है इन एरियाज़ की। तो सबसे पहला एरिया जो ए है, ये वाला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें फाइनल अकाउंट्स होंगे, कुछ अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है, कंसोलिडेशन है, 2 कंपनीज़ के अकाउंट्स इकट्ठे करने हैं। इसी तरह एक और टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। फिर ये जो नॉन करंट एसेट्स है, इसमें आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह इनटेंजिबल एसेट्स, एग्रीकल्चर, गाय। इंग्लिश वाला उर्दू वाला? उर्दू वाला। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कोई टॉपिक है, लीज कोई टॉपिक है। फिर एथिक्स एंड अदर एरियाज़ में कोई IFRS होंगे, जैसे IS 1037 देखेंगे, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फॉरेन करेंसी में कैसे ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, टैक्स कैसे देते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, और ये तो माशाल्लाह आपको आते हैं। ठीक है, अब किसी ने तारुफ़ कराने में 2-3 मिनट दे रहा हूँ, किसी ने अपना अपना तारुफ़ करवाना है तो करवा दें। किस इलाके से हैं, मैट्रिक में कितने मार्क्स आए, FSC में कितने मार्क्स आए, अब्बू ने क्या किया था, दादा ने क्या किया था। शुरू करो यार, आप करा दो अपना तारुफ।
चंदा किला। और मैट्रिक में मेरे 1096 बस ये को आला मार्क्स लेके पास किया, और मैट्रिक में आला मार्क्स लेके पास किया, और फिर एफएससी भी तकरीबन तकरीबन आला मार्क्स लेके पास किया, और सीए में इंशाल्लाह रिजल्ट में मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। समझ गया? हाइब्रिड में किसी ने अपना तारुफ कराना हो, हाथ खड़ा करें, माइक दे दें भाई, किसी ने तारुफ कराना हो अपना। ठीक है, क्लास के बाद आप आके अपना तारुफ करवा सकते हैं। रजिस्टर निकाल लें जो नया खरीदें कल। अपना नाम लिखें, अपना टेलीफोन नंबर लिखें, अपना पता लिखें, जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता लिखें। साथ वाले को समझा दें ये संजीदा रह के क्लासें नहीं पढ़नी। थोड़ा सा उसको ऐसे चिन पकड़ के, जैसे बच्चों को नहीं मुस्कुराने पे मजबूर करते, उसको ज़रा मुस्कुराने पे मजबूर करें। IAS 16 पढ़ा था FAR 1 में, या पढ़ते ही रहे थे? पढ़ते ही रहे थे। सवाल भी हो गया था पेपर में उसका? अच्छा। इसी तरह IAS 38 है। IAS 16 क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और IAS 38 इनटेंजिबल्स नहीं, इनटेंजिबल्स। इनका फिजिकल सब्सटेंस, नोट्स, इनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, इनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। साथ वाले को टच करें, टेंजिबल है इनटेंजिबल है? अच्छा, उसकी रूह को टच करें, उसके जिस्म में जितनी शुगर है उसे टेस्ट करें। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। नोट कर लें साथ वाले के माथे पे। हर 15 मिनट बाद मुस्कुरा के देखना साथ वाले को। घर में, हॉस्टल में मुस्कुराते हुए दाखिल होते हैं या मुंह बसोर के? क्या जिंदगी को क्या बनाया हुआ है, हर जगह मुस्कुराते हुए जाया करें। ओ हेलो हाय क्या हाल है, इसका सबको हिला जुला के रख दिया करें, जहाँ जाएं सारे खुश हो जाएं। कोई जहाँ दीदा शख्सियत आई है, चुप करके चले जाना, कोने में बैठ जाना, इस तरह की ज़िंदगी ना गुजारें। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या? ओके। अच्छा, कुछ FAR 1 वाली चीज़ें हैं, वो पहले ज़रा रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 212 है नोट्स का, है आपके पास? देखें। इंटेंजिबल्स समटाइम्स परचेज किए जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लिखी होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है बस। उसमें कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे ज़्यादा याद करनी होंगी तो मैं बताता रहूँगा। तो
अच्छा, रोजाना पढ़ना है पहले दिन से? आप क्यों संजीदा हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ? नॉर्मली द प्राइस एन एंटिटी पेज टू एक्वायर एन इंटेंजिबल एसेट। सेपरेटली क्या मतलब? सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट खरीदने का क्या मतलब है? यानी बाजार से अलग से जाके आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, सेपरेटली, अलग से जाके, सेपरेटली। तो द प्राइस एन एंटिटी पेज टू एक्वायर सेपरेटली एन इंटेंजिबल will reflect the expectation about the probability that future economic benefits embodied in the asset will flow to entity। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो फ्यूचर में बेनिफिट आना होता है ना। आप लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं तो फ्यूचर में क्या बेनिफिट आना है? उसमें रहेंगे, उसमें बिजनेस करेंगे, वहाँ से फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। तो इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप क्यों खरीदेंगे? वो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके हो सकता है कोई लेबर को नौकरी से निकाल दें, वो काम जो पहले बंदे कर रहे थे अब वो सॉफ्टवेयर करेगा। तो इसलिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आना होता है। Therefore the probability recognition criteria is always considered to be satisfied। अच्छा जी, probability recognition criteria is always considered to be satisfied। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये आप लोग हजरात ने पहले भी बात की होगी FAR 1 के अंदर। probability recognition criteria लिखें, क्या होता है भाई? ऑनलाइन वाले हजरात प्रिंटर खरीद लें, लेकिन प्रिंटर खरीद के ना बस आज के नोट्स डाउनलोड करके देखें, लेक्चर नोट्स 1, उनमें लिखा हुआ है कौन कौन से पेज आज हमने पढ़े हैं। सिर्फ वो पेज अभी प्रिंट करवा लें क्योंकि कुछ दिनों में बुक आ जानी है। प्रोबेबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है फ्यूचर में बेनिफिट्स आने हैं और कॉस्ट ऑफ इसकी मैयर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो क्या आपको पता है इससे फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं? हाँ। और सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो क्या आपको पता है आपने किसने का खरीदा? हाँ। तो ये दोनों क्राइटेरिया वैसे ही मीट हो रहे हैं। तो इसलिए जब आप इंटेंजिबल्स खरीदते हैं तो ये क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली मीट हो जाता है, कोई परेशान होने की बात नहीं। इस क्राइटेरिया का अजीब सा नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अगर प्रोबेबिलिटी के मैं लफ्ज को हटाऊं तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब बताएं? रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया। इंटेंजिबल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है एज एन इंटेंजिबल। जहां पे बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे होते हैं, वहीं पे बैलेंस शीट में इंटेंजिबल्स भी आ रहे होते हैं, वहीं पर बैलेंस शीट में इंटेंजिबल्स भी आ रहे होते हैं। ये एक कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो होगी और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसमें भी यहां पर लिखा हुआ नजर आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखा हुआ यहां नजर आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 16। यहां बैलेंस शीट में भी लिखा हुआ नजर आएगा IS 38 इन टेंजिबल्स और IS 40 जो भी है। अच्छा, अच्छा, आपको भी डेली बेस के ऊपर जो है ना ये नोट्स इस वेबसाइट पे मिल जाया करेंगे। आज आप नॉर्मली आप 5 बजे के बाद इसको चेक कर लीजिएगा, यानी डेली बेस पे जो हम पढ़ाएंगे ना उनको नोट्स की फॉर्म में अपलोड कर देंगे। ये वाला जो F है स्मॉल है और ये वाला जो F है ये कैपिटल है और दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने आपके फिजिकल स्टूडेंट्स के? भाई 1-2 दिन में ना बनवा दें, फिर ग्रुप में भी शेयर कर लिया करेंगे। अभी इसको खोलिएगा ना 4-5 बजे के बाद खोलिएगा। ये सिर्फ फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ऑनलाइन के तो पोर्टल के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
चलें, बैलेंस शीट ने खुलने से इनकार कर दिया। बस आपको बताना ये मकसूद था कि बैलेंस शीट में इंटेंजिबल्स कहाँ नज़र आ रहे होते हैं? नॉन करंट एसेट्स में। ओके, इंग्लिश में पढ़ा हूँ, आप लोगों के सामने नोट्स हैं ऑनलाइन वाले। अपनी दूसरी डिवाइस पे नोट्स खोल लिया करें, या उसी डिवाइस पे नोट्स खोल के ऑल टैब का बटन दबा दिया करें, तो वहाँ से भी नोट्स खुल जाते हैं अगर आपने नोट्स खोले हों। Therefore, the probability recognition criteria is always considered to be satisfied for separately acquired। जो आप सेपरेटली एक्वायर करते हैं इंटेंजिबल, उसका प्रोबेबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमेशा क्या समझा जाता है कि मेट हो गया है और इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, आगे पढ़ें। द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल कैन यूजुअली बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर हो जाती है इंटेंजिबल की? भाई कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर हो जाती है इंटेंजिबल की? जब सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे, बिल बनेगा, उसकी पेमेंट करेंगे, इस तरह उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट कैन यूजुअली बी मेजर्ड रिलायबली। दिस इज पर्टिकुलरली, ऑनलाइन वाले बस सुनते रहें, कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं। दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर मॉनेटरी एसेट। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, या तो आप मौके पे क्या पे करते हैं? कैश। और अगर कैश ना हो तो बदले में आप कोई चीज़ दे देते हैं, मॉनेटरी मुराद कोई और चीज़ भी आप दे देते हैं, तो उस फॉर्म के अंदर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कैसे हो सकती है? या आप पैसे दे देते हैं या और कोई मॉनेटरी क्या होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है, इसकी एक पूरी बहस है, वो एक स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बस नॉर्मली ये बात है कि जब आप पैसे वगैरह दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट मेजर करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ये देख लें जी, ये ऊपर क्या, पैकेजेस लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2019, ये आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा। ये आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ग्रीन से, स्टेटमेंट ऑफ। उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? एसेट्स। एसेट्स में क्या नज़र आ रहा है? नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट, एक और स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा हुआ है। इनटेंजिबल एसेट्स, नोट 21 में इसकी कोई डिटेल दी होगी इन्होंने, रुपीज इन 1000। तो ये कितना बनता है? 65, बोले 65 के आगे 3 जीरो ये और 3 ये, तो 65 मिलियन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पास 7286 मिलियन के पीपीई हैं और 65 मिलियन के इंटेंजिबल्स हैं, जिनके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IS 38। ये जो हम पढ़े थे, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल। सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? बाजार से जाके खरीदा है। कैन यूजुअली बी मेजर्ड रिलायबली। दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन द परचेज प्राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर मॉनेटरी एसेट। द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल, ये बार बार लफ्ज क्यों लिख लिया सेपरेटली एक्वायर्ड?
अच्छा, अब इसकी ज़रा तफसील सुन लें। सेपरेटली एक्वायर्ड का लफ्ज़ बार बार क्यों बोल रहा है? कई दफ़ा होता है आप पूरा बिजनेस खरीदते हैं, अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस खरीदा तो फिर तो उसके एक इंटेंजिबल आपके पास आएगा या 10-12 आएंगे? फिर की कॉस्ट निकालना ज़रा लंबी बहस है, वो कैसे निकालते हैं। लेकिन सेपरेटली एक्वायर्ड का मतलब आप बताएं ज़रा, आपको समझ आएगा। सेपरेटली एक्वायर्ड का क्या मतलब है? अकेला, एक इंटेंजिबल अकेला जाके आपने खरीद लिया। द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल कंप्राइज परचेज प्राइस, एसेट की परचेज प्राइस, और अगर आपने बाहर के मुल्क से मंगवाया तो इंपोर्ट ड्यूटीज, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब सवाल ये है कि इसने लिखा है नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, तो अगर आपने एक इंटेंजिबल है उसको बाय किया 100 मिलियन में, और आपने उस पर कोई टैक्स पे किया जो कि नॉन रिफंडेबल है, टैक्स पे किया जो कि नॉन रिफंडेबल है 5 मिलियन, और आपने एक टैक्स पे किया जो कि रिफंडेबल का क्या मतलब है? वापस मिल जाना है। तो अब जब आप ये बाय करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटेंजिबल एसेट डेबिट कितने से? 105 से, और टैक्स रिसीवेबल कितने से? 2 रुपए से, और क्रेडिट क्या होगा? कितने से? 107 रुपए से। डन। चलें नोट करें साथ वाले के फोर हेड पे। जो टैक्सेस क्या हैं? नॉन रिफंडेबल, वो एसेट की कॉस्ट का, और जो रिफंडेबल हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा चीज़ खरीदने पे तो वो क्या किया जाएगा? माइनस। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज का क्या मतलब होता है? जो यूज़ हमने सोचा हुआ है चीज़ का, उसके मुताबिक उसके लिए जो भी खर्चे करेंगे वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन कहाँ किया गया है? नीचे। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स। तो इंटेंजिबल को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कई दफ़ा लेबर को पेमेंट करनी पड़ सकती है। अगर इंटेंजिबल को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए लेबर को पेमेंट करनी पड़ सकती है तो वो पेमेंट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट से मुराद लिख लें लेबर फीस। एम्प्लॉयज़ को आपने कोई पैसे दिए, लेबर को आपने पैसे दिए। प्रोफेशनल फीस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग। तो इंटेंजिबल एसेट को वर्किंग में लाने के लिए आपने कोई प्रोफेशनल फ़ीस पे की। प्रोफेशनल फ़ीस होती है कई दफ़ा जो है वो आपको चीज़ को अपने नाम लगवाना पड़ता है, तो लॉयर वगैरह को पेमेंट करनी पड़ती है। तो लॉयर फीस इसकी मिसाल लिखी जा सकती है, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और कैपिटलाइज का क्या मतलब है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी।
कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसका क्या मतलब है? हाँ, उसकी टेस्टिंग कॉस्ट होगी कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। नोट्स में ये पैरा नंबर लिखे होंगे कि हमने आज पैरा 25 पढ़ा है, पैरा 26 पढ़ा है, स्टैंडर्ड का पैरा 27 पढ़ा है। ये पैरा नंबर आपने याद तो नहीं करने, लेकिन बस रेफरेंस के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। इन चीज़ों का क्या करना है? इनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। क्या होती है कॉस्ट इंट्रोड्यूस करने की नई प्रोडक्ट या सर्विस? एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की, मिसाल के तौर पे कोई जे डॉट वाले हैं, वो कहते हैं जी हम कपड़े तो बना रहे हैं, अब हम कपड़े बनाने के साथ साथ जो है वो साइकिल भी बनाएंगे। तो अब वो अगर साइकिल बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि अब आप हमारे कपड़े पहनते थे, अब उन्हीं कपड़ों के साथ आप साइकिल पे चढ़ें। तो ये जो कॉस्ट इनकर करेंगे साइकिल बनाने के लिए, तो उसके लिए उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो सोहराब के मुकाबले में ये साइकिल लॉन्च होगा, माउंटेन बाइक जो आपकी होगी उसके मुकाबले में ये लॉन्च होगा। तो उसके ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी किसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी या एक्सपेंस आउट होगी? एक्सपेंस आउट होगी। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एंड promotional activities. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customer. तो आपको अगर कुछ चाइना के अंदर जाके अपना कारोबार शुरू करना पड़ा तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सिखाना पड़ेगा? नी हाउ मी, पता नहीं नी हाउ ही कहते हैं मेरे ख्याल से। तो आपको इस किस्म के अल्फाज सिखाने पड़ेंगे, चिंग चोंग चुंग। तो ये जो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने स्टाफ को कि वो नए इलाके में जाकर काम करें। तो ऐसी सूरत में जो भी आपका ख़र्चा आएगा उसके ऊपर ये भी किसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस में। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन आ न्यू लोकेशन और विद आ न्यू इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। तो जो स्टाफ को ट्रेन करने के पैसे आएंगे, स्टाफ को ट्रेन पे बिठा के लेके जाएंगे या ट्रेन करेंगे? ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन करने के जो पैसे आएंगे डेट विल बी चार्ज टू एक्सपेंसेस। एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं नॉर्मल बिजनेस के, जो एडमिन के खर्चे, जैसे एडमिन का स्टाफ होता है और एडमिन के बंदे होते हैं, या बिजली का खर्चा है, कोई और खर्चे हैं, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी या नहीं बनेंगी? नहीं बनेंगी। अच्छा जी, कब तक आप एसेट की कॉस्ट में चीजें ऐड करते रहें? यानी मिसाल के तौर पे एसी आपने खरीदा, तो 1 लाख का एसी खरीदा, 100,000 के एसी खरीदा आपने, 3,000 आपने रिक्शे वाले को पे किए, वो छोड़ के गया, फिर आपने जो है वो 1,000 लेबर को पे किए जिसने उसको लगाया। तो यहाँ तक के खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लें कि एसी अब काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया है। बाद में 2 महीने बाद अगर उसको रिपेयर करवाना पड़ा तो उस रिपेयर का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में जाएगा या वो एक्सपेंस में जाएगा? तो एसेट की कॉस्ट में चीज़ें डालना कब बंद कर दें? जब वो एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाए। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ। कैरिंग अमाउंट कहाँ होती है? बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है। तो बैलेंस शीट में जो कॉस्ट नजर आ रही है उस कॉस्ट में चीजें डालना क्या कर दें? बंद कर दें। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल सीजेस व्हेन द एसेट इज इन द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट to be capable of operating in the manner intended by management। जो मैनेजमेंट ने जिस तरह सोचा हुआ है वैसे। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट का ये प्लान है कि इसको 3rd फ्लोर पे जाके लगाना है, तो 3rd फ्लोर पे जाके लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लेबर को भी इंगेज करना पड़ेगा जो ऊपर तक उठा के लेके जाए। तो उस लेबर की कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, क्योंकि मैनेजमेंट की इंटेंशन है उस फ्लोर पे जाके लगाना। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन इंटेंजिबल and initial operating losses are not included in the carrying amount of asset।
रीडिप्लॉइंग क्या होती है? रीडिप्लॉइंग, जैसे एक जगह फर्नीचर पड़ा हुआ है, आपने उसको शिफ्ट किया दूसरी बिल्डिंग के अंदर, तो इसको कहते हैं रीडिप्लॉय करना। तो शिफ्टिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, रीडिप्लॉइंग शिफ्टिंग। इसी तरह एक कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करके दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ा, अगर इसमें कोई खर्चा आया, इसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो रीडिप्लॉय करने की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। And initial operating losses are not included in the cost of asset. Now, what are the initial operating losses? 2010 के अंदर आपने एसेट बाय किया 100 मिलियन का, और 2010 में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो इस एसेट ने सेल की 20 मिलियन की, और COS का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ सेल आई 22 मिलियन की, तो 2 मिलियन का क्या आ गया? लॉस। ये लॉस हमारी अर्निंग को कम कर देता है। ये लॉस क्या करता है? हमारी अर्निंग को कम कर देता है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन बना दूं और इसका आंसर पूछूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो इज इट 100 प्लस 2, ये वाला 2, 100 प्लस 2 और ओनली 100? तो द इनिशियल लॉसेस, बोलें, ये जो इनिशियल लॉस आया है ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट, बल्कि ये एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। करें नोट, सॉरी ये 2 नहीं होगा, बस ये 100 रुपए एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। सोना नहीं है हाइब्रिड में, जागते रहना। नोट कर रहे हैं या नोट करने के लिए बंदा रखा हुआ है? इसकी हेडिंग दे दें इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेट करने का लॉस आया, भाई वो मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग पे, वो ला दीजिए। नेक्स्ट, पढ़ें दोबारा जरा। Therefore, costs incurred in incurring or redeploying and initial operating are not included in the carrying amount of, इनको ऐसे carrying amount में ऐड नहीं करना। अच्छा जी, अच्छा आगे जी सवाल में लिखा हुआ है एक लफ्ज इंसिडेंटल ऑपरेशंस। Now what are the incidental operations? आपने किसी जगह पे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो पुरानी कोई बिल्डिंग या तामीर है, उसको आपको ब्लास्ट करना पड़ा, बम धमाके से फाड़ना पड़ा। अब वो जो आपकी ब्लास्ट करने की कॉस्ट आई है, एक इंसिडेंटल ऑपरेशन है, तो उसको आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। तो इसी तरह कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, तो ऑलरेडी पिछले सॉफ्टवेयर के असरात आपके कंप्यूटर के ऊपर इतने हैं कि उनको अनइंस्टॉल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, जगह जगह से उसकी कोडिंग और ये सारा, तो वो आपको अनइंस्टॉल किसी से करवाना पड़ा, तो उसको कहते हैं इंसिडेंटल ऑपरेशंस। तो हादसाती खर्चे समझ लें, ऐसे हादसाती खर्चे जो आपकी इंटेंशन नहीं थी, मजबूरी में करने पड़े हैं, तो इनको आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो इनकम या फ़ायदा हो जाए या खर्चा हो जाए रिलेटिंग टू इंसी आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन
P&L, ये P&L में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे या एसेट की कॉस्ट में जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। एंड इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन क्या है वो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। कुछ खर्चे एडमिन के होते हैं, कुछ सेलिंग के होते हैं, कुछ और होते हैं, तो वो रेलेवेंट क्लासिफिकेशन में उसको डाला जाएगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। बस छोटी सी हेडिंग दे दें, नॉट कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। इंसिडेंटल खर्चे जो होंगे, हादसाती खर्चे, वो पुरानी चीज़ पड़ी हुई उसको अनइंस्टॉल करना या और कुछ करना, पुरानी चीज़ से जान छुड़ाना, वो खर्चे इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। अच्छा, ये डेफर्ड पेमेंट है, आगे इस पे भी ये तो हम डिस्कस करेंगे। बस ठीक है, अब आज एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप नोट्स में आगे आएंगे, एक पेज होगा 233। जी, मुर्गी से किस तरीके से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? एक काम फ़ौरन हो सकता है, वो क्या? इसको क्या कर दें? ज़िबा कर दें और लेग पीस खा लें। और एक काम के लिए सब्र करना पड़ेगा, इसको पालना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। उससे आपको क्या मिलेंगे? अंडे नहीं, वापस आ जाएं, क्या मिलेंगे? अंडे मिलेंगे। तो मुर्गी से कितने तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है? दो तरीके से। एक उसको क्या किया जाए? पाला जाए। एक उसको पाला जाए, फिर आपको क्या मिलेंगे? और एंड पे ज़िबा भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? उससे अगर फ़ौरन जान छुड़ानी हो तो उसको ज़िबा कर दिया जाए। अच्छा, एक बस है, बस, उससे कितने तरीके से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? दो तरीके से। एक तरीका क्या है? नहीं, ज़िबा नहीं करना, बस का गला कहाँ होगा? इसको क्या कर दें? बेच दें। और दूसरा क्या है? उसको यूज़ करें। उसको क्या करें? जब यूज़ करेंगे तो खर्चे भी करने पड़ेंगे। जैसे ये मुर्गी है, यूज़ करेंगे तो दाने भी डालने पड़ेंगे, तो यूज़ करेंगे तो खर्चे भी करने पड़ेंगे, पेट्रोल का, ड्राइवर का। और किससे किराया आएगा? सवारियों से। सवारियों से क्या आएगा? किराया। तो किसी भी चीज़ से ये फ़ायदा हम ना उठाना है अकाउंटिंग की नज़र में, वो कितने तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है? दो तरीके से, या इसको बेच दें या इसको रख लें। अच्छा, अब इस सवाल को करते हैं। अ कंपनी परचेज कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? अ कंपनी परचेज्ड अ बस कॉस्टिंग ₹500। ये परदादा के ज़माने की बात हो रही है, 500 रुपये की बस आती थी उस वक्त। अ कंपनी परचेज्ड अ बस कॉस्टिंग रुपीज़ ऑन 2 जनवरी 2013। बस कितने साल हमारे पास रहेगी यूजफुल लाइफ? इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में क्या फ़र्क है? इकोनॉमिक लाइफ तो ये होती है ना कि बस चलेगी कितना अरसा, 40 साल, 50 साल, 60 साल। और यूजफुल लाइफ क्या होती है? इट्स जितना अरसा आपकी इंटेंशन है कि आपने कितना अरसा रखना है। इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉइंट नंबर 1, ऑन 31 दिसंबर 2015 कितने अरसे बाद, कितने साल बाद? ऑन 31 दिसंबर 2015 क्या हुआ? जल्दी बताएं, क्या हुआ? ऑन 31 दिसंबर 2015 कंपेटिटर केम इन द, सो वी डिसाइडेड टू चेक आवर बस फॉर
इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या होता है, उसमें यही दो काम करने होते हैं। अगर बस को, आंखें खोल के क्लास, और 31 दिसंबर 2015 नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। 11 बजे सो गए थे कि क्लास है, सो जाएं। 10 बजे सो गए थे, 12 बजे सो गए थे, 1 बजे सो गए थे, एक बजे, अस्तगफिरुल्लाह, मोबाइल ही होगा और क्या होगा, मोबाइल ही यूज़ कर रहे होगे, क्रिकेट खेल रहे थे। 2 बजे सो गए थे, 2 बजे। कितना जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर। कितने बजे हो रही है ईशा की नमाज करीबी मस्जिद में? 7:45। 8 बजे अगर आप आके सो जाओ, चलो 8:15 कर लो, बहरहाल 8 बजे सो जाओ और 1 बजे तक सो, तो कितना टाइम हो गया? 5 घंटे। दोपहर को भी तो 1 घंटा आप लोग सोते हो इधर से जाके, तो जोहर से असर के दरमियान, तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। अब आप 1 बजे से लेके अगर 7 बजे क्लासें हैं, उसमें आप पढ़ो तो पढ़ के तो लुट मचा दोगे आप लोग। 6 घंटे नींद चाहिए होते हैं ना आम बंदे को, 5 घंटे इधर होगी, 1 घंटा दोपहर को होगी, और यकसुई के साथ 1 बजे से लेके सुबह, तो खुला टाइम है यार पढ़ने के लिए, लुट मची हुई है वैसे। ओके, पढ़ना हो तो टाइम ही टाइम है, ना पढ़ना हो तो सर टाइम नहीं निकलता सर, पता नहीं क्या चक्कर है सर, टाइम नहीं निकलता। इनको पकड़ें और पकड़ के घर जाके क्या करें? जल्दी बताएं। पकड़ें और पकड़ के घर जाके क्या करें? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। फेंक दें। इनको क्या करें? फेंक दें। कोई फायदा नहीं इनका, हो सकता है हो। आगे चलें। और 31 दिसंबर 2015। अच्छा चलें, एक नियत कर लें, मोबाइल से दूर रह के पढ़ा करेंगे, मोबाइल को दूर दूर रख के पढ़ा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। FAR 1 मोबाइल को साथ रख के पढ़ते थे, वो भी हाथ खड़ा करें। और 31 दिसंबर 2015 कंपेटिटर केम इन द मार्केट, एक कंपेटिटर आ गया मार्केट के अंदर। सो वी डिसाइडेड टू चेक द बस फॉर इंपेयरमेंट टेस्ट। 31 दिसंबर 2015, कितने साल गुजर चुके थे? 13, 14, 15, 3 साल गुजर चुके थे। A competitor came in the market, so we decided to check our bus for impairment. और 31 दिसंबर 15 फ्यूचर कैश फ्लोज वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। इसका क्या मतलब है? फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। इसको फौरन बेच दें या रखें? अगर रखेंगे तो क्या होगा? एनुअल। एनुअल का क्या मतलब है? हर साल इनफ्लो होंगे। फेयर फ्रॉम, सवारियों से किराया आएगा। और क्या होंगे? एनुअल। आउटफ्लोज का क्या मतलब है? खर्चे होंगे, जैसे पेट्रोल का खर्चा या ड्राइवर की तनख्वाह। और अगर हम अपने पास रखेंगे तो जरा सोच के बताएं कितने साल रखेंगे? 13 में खरीदा है, 13, 14, 15, 16, 17, ये उंगलियों की पोरें इस्तेमाल करें दी हुई अल्लाह ने। 13, 14, 15, 16, 17, कितने साल? 5 साल इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे तो कितने साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं? 13, 14, 15, 3 साल गुजर चुके हैं। बकाया कितने साल रह गए? 2 साल रह गए, 16, 17। और 31 दिसंबर 15 फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेटेड एज फॉलोज। फ्यूचर, फ्यूचर का क्या मतलब है? 2016 और 17। तो 16 और 17 के अंदर ये कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है, इन 16 एंड 17। एनुअल है ये। 70 है या 70 जमा 70 होगा? 70 जमा 70, 140, 140। और 15 भी 2 दफा होगा, इन 16 एंड 17, क्योंकि 2 साल लगी इसकी लाइफ। टोटल लाइफ कितनी है? 5। 13 में खरीदा था, 13, 14, 15 गुजर गया, पीछे 2 साल रह गए, 16 और। अच्छा ये क्या चीज लिखी है? इफ वी सेल द बस टुडे, डेट इज 31 दिसंबर 15, अगर इसको आज बेच देते हैं तो फेयर वैल्यू ये है, और जो बंदा हमें बस बिकवाने में मदद करेगा वो बंदा हमसे पैसे कितने लेगा? 130 की बस बिकेगी और वो बंदा हमसे पैसे लेगा 14, तो इतने की चीज बिकेगी और बेचने पे ये खर्चा आएगा। डिस्काउंट रेट इज 12%। अच्छा जी, डिस्काउंट रेट से पहले थोड़ी सी जरा डिस्काउंटिंग की रिवीजन करवा दें कि डिस्काउंटिंग कैसे होती है। I will receive ₹400
फॉर 3 years एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे। मैं 400 रुपये लूंगा 3 साल तक, हर साल के एंड पे। जी बताएं ये प्लॉट कैसे होगा अगर मैं डायग्राम बनाऊं। ईयर 1 यहां कितने पैसे मिलेंगे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे 400। अब अगर ये पैसे मुझे आज मिले, आज का क्या मतलब है, यहां खड़े होकर मिले, तो मुझे कितने मिलेंगे, उसके लिए मैं डिस्काउंट रेट एज्यूम कर रहा हूं। क्या एज्यूम कर रहा हूं, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट करने का मतलब है इस 400 को इधर बुला लें, इस 400 को इधर बुला लें, इस 400 को इधर बुला लें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन डिस्काउंटिंग की। अब जब हमने इसको बुलाना है तो इसके बुलाने के 2 तरीके हैं, इसके बुलाने के 2 तरीके हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ऑन यकम, बोले ऑन यकम जनवरी ईयर 1, ये कौन सा ईयर है, ये ईयर 2 और ये ईयर 3। अगर इनको यकम जनवरी ईयर 1 पे बुलाना है तो क्या कहेंगे, 400 इधर आओ, 400 इधर आओ, 400 इधर आओ, ये तीनों इधर आ जाएंगे। तो इनके प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक तरीका ये है कि एनओटी का फॉर्मूला लगाएं, 400 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई कहते हैं, आए कहते हैं आप लोग, आए कहते हैं हम लोग तो आजकल रे, अच्छा डिवाइडेड बाय आई। हाथ खोलें, बैग खोलें, कैलकुलेटर निकालें साथ वाले के बैग से। अगर वो उम्र में छोटा है तो उसके बैग से कैलकुलेटर निकाल के दें उसको, उस पर शफकत करें, और अगर बड़ा है तो उसकी हेल्प करें, बड़ों की इज्जत करें, कैलकुलेटर उनको निकाल के दें, उन्हें कहें नहीं 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 मैं निकाल के देता हूं कैलकुलेटर, प्लीज आप ऐसा ना करें, आप बड़े हैं मेरे। इजाजत लेके बैग खोल लें साथ वाले का। 400 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 3। कितनी दफा 400 नजर आ रहा है, कितनी दफा 400 नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 99। ये 1200 क्यों नहीं है, 400 जमा 400 जमा 400 1200, ये 1200 क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट होने से फिगर कम हो जाती है, डिस्काउंट होने से फिगर कम हो जाती है। एक ये तरीका है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। इसके अलावा एक और तरीका है, और या इस तरीके से भी प्रेजेंट वैल्यू निकल सकती है। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, ऑन यकम जनवरी ईयर 1, चेहरे को संजीदा नहीं रखना, ऑन यकम जनवरी ईयर 1। प्यार से हर 400 को बुलाएं, 400, ये किस वाले को बुलाया है, पहले वाले को। 400 इधर आओ, रेज टू पावर माइनस, इसको कितने साल पीछे बुलाया है, 1 साल पीछे बुलाया है। 400 ये कौन सा वाला है, ये वाला, रेज टू पावर माइनस 2। अब कौन से वाले 400 को बुलाएं, आखिर वाले 400 को बुलाएं, सारे बुलाएं, 400 इधर आओ। अब कैलकुलेटर को काम पे लगा दें, अल्लाह आपको कैलकुलेटर दे। $995। अब आप हजरात
माथे से बाल साइड पे करें, माथे से। अच्छा, अब आप हजरात, आंखों के आगे बाल नहीं होने चाहिए क्लास में। तो मुझे ये बताएं कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज होगा। नीचे वाला फॉर्मूला तो हमेशा यूज होता है, इसे कहते हैं डंकी वर्क, खोता वर्क, एक एक फिगर को अलग अलग बुलाना। ये वाला तो लंबा तरीका है, मैनुअल तरीका है, ये तो हमेशा यूज हो सकता है। ये ऊपर वाला तरीका कब यूज हो सकता है? जब इंटरवल क्या हो? सेम हो। ये इस वाली उंगली और ये अंगूठे की तरफ देखें, जब इंटरवल क्या हो? सेम हो। और दूसरा, अमाउंट भी क्या हो? सेम हो। और एक से ज्यादा अमाउंट्स हो। वेल डन। तो क्या चीजें हो तो ये एनओटी वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है? इंटरवल्स सेम हो और अमाउंट भी, और अमाउंट एक से, फिर इन तीनों को इकट्ठा बुलाया जा सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगा के? एनओटी वाला। वरना कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? सिंपल डिस्काउंट। नोट कर लें। ओके, केल्विन क्लीन। सीके लिखा हुआ था आपकी पी कैप पे। घर वालों ने कुछ कह के भेजा बेटा इस्तीफा जरा पहले दिन से? नहीं? क्या सुबह नसीहतें क्या की हैं घर वालों ने फोन करके, या कल रात को क्या नसीहतें करके भेजा है? कुछ भी नहीं कहा घर वालों ने। आपका जब टाइम आएगा आप अपने बच्चों को क्या कह के भेजा करेंगे? तो कह रहे हो चले जाए, बड़ी बात है। जमाना बहुत, देखिए अपने आप को सही कर लें, फिर आगे वाले भी सही हो जाएंगे बस। अच्छा, ये दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह मेरी औलाद को मेरे जैसा बना दे? मांग सकते हैं? चले माशाल्लाह। अपनी गिरबान में झांक के बात करनी है। ओके, हाइब्रिड में बातें हो गई तीसरी रो में। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, I will receive rupees 400 for 3 years at end of each year। तो इधर कौन सा लफ्ज आ रहा था? each year, यानी 400 हर साल के एंड पे। और अगर अगला छोटा सा सवाल बनाए हम, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, अब अगला अगर हम सवाल बनाएं तो आई विल रिसीव rupees 400 at end of 5th year और डिस्काउंट रेट इज 12%। अब क्या होगा मेरे भाई? कितने फॉर्मूले लगाकर इसको डिस्काउंट किया जा सकता है? एक फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि अमाउंट एक से ज्यादा है या एक है? एक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5वें साल के एंड पे कितना मिलने हैं? 400। जरा इस 400 को आवाज लगाएं यहां खड़े होकर। आवाज लगाएं 400 को यहां खड़े होकर। आवाज लगाएं 400 को यहां खड़े होकर। 5 साल आगे वाला 400 है 500। 400 आ जाओ। 400। ये तो दूसरे साल वाला 400 है। 400। ये तीसरे साल वाला है। 400। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गुजारा चला है। 4.5 साल। 400। अच्छा जी, अब इसको बुलाएं, सिंपल डिस्काउंट कर लें।
प्रेजेंट वैल्यू बोलें ऑन यकम जनवरी ईयर 1, अमाउंट एक से ज्यादा है या एक है? एक है। आ जाना है उसने, अभी थोड़ी देर में आ जाना है, हमारे पास आ जाना है। तो 400 500 हो जाएगा या 600 हो जाएगा? कम हो जाएगा 400 से जी। 400 इंटू 1.12 रेज टू पावर -5 227। कल से दोस्त के साथ नहीं बैठना। चलें जी, अब हमारे सवाल पे वापस आ जाएं जिथे दी। जिथे दी इग्नोर कर दें लफ्ज़ जिनको समझ नहीं आया, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा जी, एसेट की बीवी बताएं, एसेट की बीवी बताएं 31/12/15 को। क्या कहते हैं आप लोग? बीवी कहते हैं, सीए कहते हैं, क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं, कैरिंग अमाउंट कहते हैं? दोनों चलेंगे, बीवी भी सीए भी दोनों चलेंगे। ठीक है, बीवी चलेगा, सीए चलेगा? बीवी वाले हाथ खड़ा करें, सीए वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, बीवी किस दिन वाली बीवी? मैं आपसे बुक वैल्यू पूछ रहा हूं। दांत अंदर करो, दांत पे ही रहने, होंठ बंद कर लो, बंद। अच्छा जी, किस दिन की बीवी आपको चाहिए? बीवी आपको चाहिए, बोले किस दिन? 31/12। क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुक वैल्यू। अच्छा जी, कॉस्ट 500। 13 14 15 5 7 500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला है बीवी का। बीवी को क्या फॉर्मूला बताना है पहले दिन? कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड। कितना? 200। नेक्स्ट, अब आपने इसे कंपेयर करना है। या आप इस एसेट को रख सकते हैं या आप इस एसेट को बेच सकते हैं। अगर रखेंगे तो ये ऑप्शन है, और अगर बेचेंगे तो ये ऑप्शन। अगर रखेंगे तो 2 साल तक किराया आएगा सवारियों से, और साथ दूसरे साल के एंड पर, एट द एंड ऑफ लाइफ, बस कैन बी सोल्ड एट 25। और बेचने का खर्चा कितना आएगा? ये क्या चक्कर है? इधर लिखा हुआ बस कैन बी सोल्ड एट 25 और इधर लिखा हुआ है बस कैन बी सोल्ड एट 130। ये आज अगर बेचें तो इतने की है, और ये 2 साल बाद बेचें तो इतने की है। अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शंस को हम कंपेयर करेंगे, और इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इस कैलकुलेशन से हम निकालेंगे उसकी वैल्यू इन। इसकी क्या वैल्यू बनती है अगर हम इसको क्या करें? यूज। और इधर हम इसकी निकालेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू, फेयर वैल्यू माइनस साइन, माइनस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों ऑप्शंस। अच्छा, डिस्काउंटिंग किन फिगर्स की करनी पड़ेगी और किन फिगर्स की डिस्काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी? ये तो लिखा हुआ है ना, इफ वी सेल द बस टुडे तो 31 दिसंबर 15 है, तो इसकी डिस्काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं ये 31/12/15 की आ रही हैं, ये आज की। और ये वाली जो वैल्यूज हैं 70, 15, 25 और 2, ये सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं? कैन बी सोल्ड।
ये इतने की बेची जा सकती है। तो ये सारी वैल्यूज किसकी आ रही हैं? फ्यूचर की। और ये वैल्यू किसकी आ रही है? आज की। तो डिस्काउंट किन वैल्यूज को करना होता है? बुलाना किसको होता है? जो दूर खड़ा हो। और जो ऑलरेडी करीब है उसको बुलाना नहीं होता। जैसे साथ वाले को आप ऐसे आवाज दे, रशीद क्या भाई मैं इधर ही खड़ा हूं, तो इसको आप आवाज दे सकते हैं? नहीं, ये तो ऑलरेडी इधर है। बुलाना किसको है? अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, इफ आई प्लॉट दिस ऑन अ डायग्राम, तो इनको कैसे वापस बुलाएंगे? कैसे अपनी जगह पे बुलाएंगे? आप जरा साइड पे हो जाएं। बातें करते हैं आप लोग कैलकुलेटर से। तुम किधर थे? तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था जी। हो जाता है कभी कभी पेपरों के करीब, फरवरी में। ये कर सकते हैं आप लोग वैसे सारी जिंदगी, जो बकाया जिंदगी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, कैलकुलेटर को दूर रख के पढ़ लें, वो सॉरी मोबाइल को दूर रख के पढ़ लें। हो सकता है, पॉसिबल है। आपने नहीं हाँ किया सही तरह। साथ वाले कमरे में रख लोगे? चोरी कर लेगा। अच्छे दोस्त बनाओ अपने जैसे। अब मोहतरम बताएं, मैं तेरह, 14, 15, 16, 17। अब बताएं, अगर मैं इसको रखता हूं तो मुझे सवारियों से किराया कितना आएगा? 70। और इधर भी 70। और उसके लिए मुझे आउटफ्लो कितना करना पड़ेगा? 15। और इधर भी 15। क्या हो गया? 55। ये कहां से आया? ऑन 31 दिसंबर 15 फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड। फ्यूचर में 70 और 70 आएगा, और फ्यूचर में 15 और 15 पे करना पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, अगली बात, एक और फ्यूचर में मुझे फायदा होगा। 2 साल के बाद बस की बस नहीं हो जाएगी, बस में कुछ ना कुछ दम होगा। वो जो बस में दम होगा तो वो कितने की बिकेगी? 25। और कितना खर्चा करना पड़ेगा? 2 का। 25 माइनस 2, जवाब 23। अब इन सबको कहां बुलाना है? यहां। इन सबको कहां बुलाना है? यहां। अब बता दें किस किस को बुलाना है? 55 को बुलाना है, 55 को बुलाना है, 23 को बुलाना है। क्या करें? एक तो ये तरीका है कि 55 को 1 साल पीछे बुला लें, और 55 जमा 23 जो कैलकुलेटर पे जवाब आए उसको 2 साल पीछे बुला लें। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, ऐसे थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, वो कर लेते हैं हम। 55 जमा 55, ये अमाउंट्स बराबर हैं। इंटरवल 1-1 साल का है। और तीसरी बात, 1 से ज्यादा है। तो 55 को हम बुला लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगा के? एनओटी वाला। और इस 23 को बुला लेते हैं सिंपल फॉर्मूला लगा के। क्लियर? तो अब 55, 55 और 23 को हम बुलाने लगे। पहले मैं नोट कर लूं, फिर आप देख लीजिएगा। जो एक लफ्ज मैं लिख रहा हूं, इसे मैं अभी बाद में समझाऊंगा। रिकवरेबल अमाउंट। उसमें पहले हम निकालने लगे हैं वैल्यू इन यूज। अगर मैं इसको यूज करूं तो इसकी क्या वैल्यू है जी? वैल्यू इन यूज के लिए क्या करें? 55 टू 1 माइनस 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर 55 कितनी दफा नजर आ रहा है आपको? 1, 2 डिवाइडेड बाय 0.12। अच्छा जी, इससे क्या हो जाएगा? 55
को डिस्काउंट कर लिया जाएगा। किसको डिस्काउंट कर लिया जाएगा? 55, 55 यहां आ जाएगा और उसके बाद नोट करने का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद किससे डिस्काउंट करें? 23, 23 पे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाएं या सिंपल फॉर्मूला लगाएं? इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -2। जो जवाब आया उसको अंदर वाले कॉलम में लिखें या बाहर वाले कॉलम में लिखें? अंदर वाले कॉलम में, क्योंकि इसकी बेस पे फिर आगे जवाब बाहर जाएगा। जी, ग्रैंड टोटल 111, नोट कर लें। पहले इधर रखो, फिर 1 मिनट बाद कैमरा उधर ले जाना। क्या नहीं, आवाज आ रही है मेरे यहां आने से। हाथ जमे नहीं हुए। ओके, उधर ले जाए। देखिए यहाँ पे 1.12 नहीं आना, यहाँ पे 12% है तो 0.12 आएगा। इधर होता है 1 + 12%। ओके, अब अगर मैं इसको रखूं तो मुझे कितना फायदा देके जाएगी? 55 दो दफा, 55 जमा 55 110, 110 जमा 23 133 नहीं 100, हाँ ठीक है 133। अब अगर ये मुझे उस तरह में देखता हूं तो 110, 120, 130, 133, तो 133 का फायदा मुझे देखिए। लेकिन 133 को मैंने 133 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने इनको डिस्काउंट किया। अच्छा, दूसरी ऑप्शन है कि मैं इसकी फेयर वैल्यू निकालूं आज की। ये आज की, ये डेटा किसका? फ्यूचर का, और ये आज का। तो ये कल का डेटा, कल लिखूंगा तो आप लोगों ने यस्टरडे वाला कल समझ लेना है। और ये आज का फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। जी, फेयर वैल्यू 1 कितनी है? इफ वी सेल टुडे तो 130 का बिकेगा, 14 का खर्चा करा के जाएगा, -14 116। अब बता दें, क्या हम गाड़ी को रख दें या बेच दें? अच्छा, ये जवाब नहीं है कि बेच दें, वो बिजनेस का डिसीजन है, जो मर्जी करे, रखे या बेचे। IAS 36 कहता है कि आप इन दोनों में से बेटर ऑप्शन का नाम रिकवरेबल अमाउंट रख दो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कैलकुलेशन मैंने कर ली है तो
तो इसकी बेस पर अब मेरा डिसीजन ही ये हो गया मैं आज बेच दूं, हो सकता है अगले साल भी चलाता रहूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बेच दी है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, रखूं तो 111 आता है, बेचूं तो 100। अब मेरी मर्जी है बिजनेसमैन की, हम अकाउंटेंट है, हम अकाउंटेंट ने उसको निकाल के दे दिया, आगे ओनर की मर्जी है। वो कहे कि यार ये बस जो है चलानी बहुत जरूरी है, फलां रूट है और फलां रूट के ऊपर अगर हमने किसी और को आने दिया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, हमारे बिजनेस का नाम है और मैं ये कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ, तो इसकी वजह से मैंने इस ऑर्डर को, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने रखना है तो रखो। लेकिन हमें बेहतर ऑप्शन क्या लग रही है, तो बेच दी है। अगर बेच दी होती फिर तो एसेट ही किताबों में ना होता, फिर तो डिस्पोजल की जनरल एंट्रीज होती और फिर ये सारा एसेट बैलेंस शीट में जाना ही नहीं था। तो अब बताएं बेच दी है या बेच सकते हैं? आगे मर्जी है ओनर की, ओनर को हम बता देंगे बेच भी सकते हो रख भी सकते हो, हमारे ख्याल से बेचना बेहतर है, आगे तुम्हारी मर्जी है, रखना है रखो, बेचना है बेचो। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है कि कहीं सवाल में लिखा हुआ हमने एसेट को बेच दिया। इफ वी सेल टुडे लिखा हुआ था, अगर आज बेचें। आप बता दें दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन है मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में क्या बेटर ऑप्शन है? किसको हम बेच सकते हैं? अब बताएं दोनों में से हायर क्या है? दोनों में से हायर क्या है? दोनों में से हायर को बाहर ले आए। रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब है? रिकवर्ड अमाउंट है, रिकवर्ड अमाउंट है नहीं, रिकवर्ड अमाउंट तो गलत लफ्ज हो जाएगा। क्या अमाउंट है? रिकवरेबल। रिकवरेबल हो सकती है रिकवर, कितनी? 116 बेहतर है। इन दोनों में से किसको उठा लें? हायर को। हायर को उठा के बाहर ले जाएं। अगला और आखिरी सवाल, क्या ये टाइम गुजरने की वजह से ऐसा हुआ है या कंपेटिटर आया है? आप बता दें क्या इसका नाम डेप्रिसिएशन रखेंगे या इंपेयरमेंट लॉस? इंपेयरमेंट लॉस। अब मुझे बता दें क्या हमारा एसेट इंपेयर हो गया या नहीं हो गया, कैसे पता चलेगा? बुक वैल्यू को कंपेयर करें रिकवरेबल अमाउंट ए और बी, दोनों में से हायर को कहते हैं। तो अब रिकवर करना बेहतर है 116 वाले तरीके से। अब बता दें एसेट कितने से इंपेयर हो गया है? 84। तो 84 इज कॉल्ड एज, अब साइन लगाने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इधर आपने लिख दी इंपेयरमेंट लॉस की बात, इसके लिए काफी है। बस तो टेंजेबल है लेकिन इनटेंजेबल के लिए भी यही रूल है, इसी तरह कैलकुलेशन होनी है। अच्छा जी, अब 2013 में क्या एंट्रीज हुई होंगी? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 500। एक मिनट जरा सब। और एंड पे क्या एंट्री हुई होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, हम रिडक्शन क्रेडिट, कितने से? क्योंकि 5 साल लाइफ है ना। 14 में से डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 100। 15 में डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 100। अच्छा, इधर इंपेयरमेंट लॉस 13 में नहीं था, 14 में भी, 15 में इंपेयरमेंट लॉस हो गया, कितने से? 84 से। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने से? 84 से। चलें, क्या है? जर्नल एंट्रीज। पॉज कर दो जरा।